हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इससे पहले हमने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड प्रॉफिट का रोल क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, और कॉमर्स में आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। कोई भी प्रोडक्ट आप इंडस्ट्री में बनाते हो और कॉमर्स के जरिए उसे बायर तक पहुंचाते हो, राइट। तो इंडस्ट्री डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कॉमर्स डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ आपने बनाया और कॉमर्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया, राइट। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में हमने इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है प्राइमरी है, तो सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री का रोल होता है, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री का और फिर टर्शियरी इंडस्ट्री का। देखो, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो सबसे पहले उसके लिए जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है वो मिलता है आपको प्राइमरी इंडस्ट्री से। आप एक फर्नीचर घर पर ला रहे हो तो फर्नीचर के लिए आपको क्या चाहिए, वुड चाहिए। वुड आपको सबसे पहले कहाँ से मिलेगी, जब पेड़ उगेगा तब आपको वहाँ से वुड मिलेगी, राइट। तो पेड़ अगर रॉ मटेरियल आपको लकड़ी प्रोवाइड ना करे तो आप घर में फर्नीचर ला ही नहीं सकते, राइट। तो पहली इंडस्ट्री जो पेड़ है, पेड़ की जो इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो किसका पार्ट हो जाएगी, प्राइमरी इंडस्ट्री का, ठीक है। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएगी वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेकर जो प्रोडक्ट तैयार करेगी वो हो जाती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री, और फिर आ जाती है आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री। पहले नंबर पे ये आई, दूसरे नंबर पे आई, और टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है, इन दोनों इंडस्ट्रीज की हेल्प करती है, इनके जो गुड्स इन्होंने तैयार किए उन्हें रखने में, उन्हें संभालने में, उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाने में। अभी हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी बस इनकी हेडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं आपका कॉमर्स पर। कॉमर्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कॉमर्स के जरिए आप गुड्स को बायर तक पहुंचाते हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कराते हो, गुड्स एंड सर्विसेज का, राइट। तो कॉमर्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रेड, जिसके जरिए लोगों तक गुड्स पहुंचती है, एंड एड्स ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी एड्स टू ट्रेड भी इसे कहा जाता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी इसे कहा जाता है। अब ट्रेड के जरिए ही आप लोगों तक गुड्स पहुंचाते हो, राइट। अब मुझे फर्नीचर चाहिए तो मैं पेड़ से जाकर नहीं बोलूंगी कि भैया खुद कटो और खुद जाके फर्नीचर बनाओ हमको दो, है ना। ऐसा तो नहीं करोगे। आप किसके पास जाओगे, आप अपने नियरेस्ट शॉप पर जाओगे। नियरेस्ट शॉप क्या हो जाती है, वो आपके यहाँ पर ट्रेड का पार्ट हो जाती है। आप रिटेल शॉप पर जाते हो, राइट। तो यहाँ पर है ट्रेड के जरिए ही चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। आप फैक्ट्री में नहीं जाते, आप उस जगहों पर नहीं जाते जहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप ट्रेड के जरिए उन्हें परचेज करते हो और अपने घर में लाते हैं, राइट। तो ट्रेड में आपके आ जाते हैं इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होते हैं, होलसेल ट्रेड। इंटरनल यानी जो विद इन द बाउंड्रीज हो रहे हैं, जो आप ही की नेशन में है, और एक्सटर्नल जो बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, जो आपकी बाउंड्रीज, जो भी आपकी नेशन है, आप इंडिया के हैं तो इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर भी किया जा रहा है, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड में आ जाता है आपका होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, और एक्सटर्नल में आता है आपका इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। अभी इन्हें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी। एड्स टू ट्रेड क्या होता है, ये ट्रेड को हेल्प करता है। एड्स टू ट्रेड किसको हेल्प कर रहा है, ट्रेड को हेल्प कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्हें भी अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी आपने हेडिंग डिस्कस करी है, ठीक। अब डिस्कस करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को ही सबसे पहले हम डिस्कस करें तो उसी का पहला पार्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। यानी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज से वो लोग सामान, रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल लेती हैं और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती हैं प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, ठीक। प्राइमरी इंडस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं दो इंडस्ट्रीज में, ठीक है। जो प्राइमरी इंडस्ट्री जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज से सामान दे रही है, ठीक है, वो भी दो टाइप की होती हैं, एक होता है एक्सट्रैक्टिव, एक होता है जेनेरिक, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव को डिस्कस करते हैं। देखो, एक्सट्रैक्टिव का नाम ही बता रहा है, एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना। बाहर निकालना मतलब, तो यहाँ पर है इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड। वो इंडस्ट्रीज जिनमें कुछ ना कुछ निकाला जाता है, किस में से, फ्रॉम अर्थ, वाटर और एयर, ठीक है। अब इनमें से क्या क्या आप निकालते हो, अर्थ आपका नेचुरल सोर्स है, वाटर भी आपका नेचुरल सोर्स है और एयर भी आपका नेचुरल सोर्स है, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आप नेचुरल रिसोर्स से ही रॉ मटेरियल निकाल रहे हो, राइट। तो एक्सट्रैक्टिव में देखो, अर्थ से आप क्या निकालते हो, कोल, आयरन, गैस,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अर्थ के थ्रू ही मिलती हैं, ठीक है। वाटर से आप क्या लेते हो, मछलियाँ आप वाटर से ही पकड़ते हो, राइट, और बहुत सारा मछली का ट्रेड इसी बेसिस पर होता है, ठीक। तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का ही पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो फार्मिंग, खेती आप करते हो तभी आप कॉटन, जूट जैसे प्रोडक्ट ला पा रहे हो, ठीक है। माइनिंग, लम्बरिंग, हंटिंग, ये सारे ही आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का पार्ट है, जहाँ पर आप नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, राइट। फिर आ जाती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक, इसका नाम पता लगा, जेनेटिक का मतलब होता है वंशानुगणित, यानी जो वंश के थ्रू आप चले आ रहे हो, ठीक है। तो देखो, इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव एंड मेड फॉर मोर यूजफुल, ठीक है। जिसमें आप एनिमल की जो प्रजातियां हैं या वेजिटेबल्स जो हैं उनके ब्रीड को और आगे बढ़ा रहे हो और उनसे यूजफुल चीज़ें ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मुर्गी लोग पालते हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम चलता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एग का ट्रेड करते हो, ठीक। प्लस डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग में आप काओ, बफेलोज के थ्रू या गॉट के थ्रू आप जितना भी मिल्क प्रोडक्ट है वो सब तैयार करते हो, ठीक। फिश हैचरी, कैटल ब्रीडिंग, जितने भी पशुपालन होता है या मछली पालन होता है, ठीक है। तो इन सब तरीक़ों से क्या होता है कि आप इन यहाँ पर इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहे हो, ये आपके लिए रॉ मटेरियल नहीं है, आप इनके थ्रू, इनकी ब्रीड के थ्रू आप रॉ मटेरियल निकाल रहे हो, ठीक है। पोल्ट्री फार्म से आपको एग मिलते हैं, डेयरी फार्म से आपको मिल्क और मिल्क से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी जितनी भी ब्रीड हैं वो आपको हेल्प करती हैं यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपका जेनेटिक इंडस्ट्री हो गई। फिर आ जाते हैं आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री पर। प्राइमरी इंडस्ट्री जो थी, जो नेचुरल रिसोर्सेज आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही थी, राइट। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, मैंने पहले ही कहा, प्राइमरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल देती है वो किसे देती है, वो देती है सेकेंडरी इंडस्ट्री को। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री इस रॉ मटेरियल की मदद से फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती है, राइट। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, अंडर दीज इंडस्ट्रीज न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग, जो चीज़ें पहले प्रोड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है, उनकी मदद से हम नए प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग कॉटन इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। देखो, आप कॉटन की क्या करते हो, खेती करते हो ना, रुई आप उगाते हो, ये कॉटन क्या है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। लेकिन आप उसी कॉटन से क्या बनाते हो, क्लोथ बनाते हो, ठीक है, कपड़ा बनाते हो आप उससे। कपड़ा आप कहाँ बना रहे हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री में आपने कॉटन उगाई, ठीक है, क्रॉप उगाई उसकी, ठीक है। फिर आपने सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या किया, उससे आपने क्लॉथ तैयार करा, ठीक है। रॉ मटेरियल प्राइमरी ने प्रोवाइड किया और सेकेंडरी ने उससे एक यूजफुल थिंग बना दी, राइट। इसके भी कई पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं और उसके भी सब पार्ट्स होते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री करती ही क्या है, वो प्रोडक्शन करती है जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या करती है और कंस्ट्रक्शन में क्या करती है वो देख लेते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, दीज इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर फ्रॉम बैम्बू, आप जो पेपर तैयार कर रहे हो वो बैम्बू से तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो पेपर तैयार करने के लिए आपको प्राइमरी प्रोडक्ट चाहिए बैम्बू, उसके बेसिस पर आप उस पर एक फिनिश प्रोडक्ट पेपर तैयार करते हो। शुगर केन से आप शुगर बनाते हो, शुगर केन भी आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट है। आप जब गन्ना उगाओगे उसके बाद ही उससे शुगर कौन बना पाएगा, शुगर तो आपका मशीन से बन रहा है, फैक्ट्रीज में बन रहा है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो गया शुगर और शुगर केन पार्ट हो गया प्राइमरी का, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा, इन्हें और भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग आपका आगे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री से नहीं आएगा जल्दी से, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आएगा इन चारों से, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट, उसके 4 पार्ट्स हैं। पहला है एनालिटिक, डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटीरियल, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं एक रॉ मटीरियल से। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो आप क्रूड ऑयल निकालते हैं ज़मीन से हम लोग, उस एक ऑयल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पेट्रोल बनता है आपका, डीजल बनता है, गैसोलाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे बन रही हैं, एक ऑयल निकल रहा है आपकी धरती से, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उससे आप पेट्रोल, डीजल, गैसोलाइन और भी अदर चीज़ें
बना पा रहे हो। ठीक है, तो एनालिटिकल क्या है, जहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें और रॉ मटेरियल क्या है, सिर्फ एक। राइट, रॉ मटेरियल आपके पास सिर्फ एक है। फिर आ जाते हैं प्रोसेसिंग पर। प्रोसेसिंग क्या है, दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो नाम ही है इसका प्रोसेसिंग, इट मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है। तो यहाँ पर लिखा है पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे कई सारे प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आयरन ओर से आप स्टील बनाते हो, ठीक है, तो इसमें उसके बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। या शुगर जो आप बनाते हो शुगर केन से, पेपर आप बनाते हो बैम्बू से, ठीक है, बैम्बू से पेपर बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर वो कहीं जाकर एक थिन लेयर निकल कर आती है पेपर की। राइट, तो प्रोसेसिंग जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस हैं। फिर है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडस्ट्री कैसी है, मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्सड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट। देखो एनालिटिकल में क्या था, बहुत सारे प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे थे किसी एक मटेरियल से। ठीक है, एक मटेरियल होता था। सिंथेटिक में क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक तैयार हो रहा है। यहाँ पर रॉ मटेरियल एक था और यहाँ पर प्रोडक्ट एक है। ठीक है, सिंथेटिक में आप बहुत सारे रॉ मटेरियल को जोड़ते हैं, मिक्स करते हैं और उनसे एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो जैसे कि पेंट, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा सिंथेटिक पेंट, पेंट से आपको याद आ जाएगा कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, तो ये बहुत सारे रॉ मटेरियल से मिलकर बना है। ठीक, फिर आ जाती है आपके फोर्थ असेंबलिंग। असेंबलिंग में क्या होता है, असेंबलिंग आपने वर्ड सुना होगा, असेंबल करना। असेंबल करना यानी एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, इन तीनों को जोड़कर मैंने एक पार्ट बना दिया। राइट, तो इन तीनों को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया और फिर एक नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को असेंबल किया, जोड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार आप जो बनाते हो, कार का एक प्रोडक्ट इस तरफ तैयार हुआ, एक प्रोडक्ट इस तरफ तैयार हुआ, एक प्रोडक्ट इस तरफ तैयार हुआ, जब ये सारे मिल जाएंगे तब जाकर एक कार तैयार होती है। राइट, तो यही असेंबलिंग का एग्जाम्पल है। वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग पार्ट बनाती हैं। कार बनाने वाली कंपनी टायर नहीं बनाती, बट आपका जब कार मिलती है तो टायर के साथ ही मिलती है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज आपके प्रोडक्ट बनाती हैं और असेंबल किया जाता है टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। एक नया और यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उन सबको इकट्ठा करते हैं। कार के पार्ट्स अलग बने, टायर अलग बने, विंडो स्क्रीन अलग बनी, हर चीज़ मिलाकर आपने एक कार तैयार कर दी। तो ये ज़्यादातर कंप्यूटर्स, वॉचेस, कार्स, टेलीविज़न, इन टाइप के प्रोडक्ट में आप असेंबलिंग इंडस्ट्री में ही ये मैन्युफैक्चर होते हैं। राइट, आई होप आपको ये चारों क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वो क्लियर ज़रूर करूँगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देखो इसका नाम ही बता रहा है कि आप कंस्ट्रक्शन करते हो, आप बिल्डिंग की, आप किसी भी लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग आप तैयार करते हो, ब्रिजेस बनाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हो। राइट, तो यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड एज वेल एज टनल्स एंड कैनल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी चीज़ें बन ही रही हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। ये भी एक इंडस्ट्री है जहाँ पर आप बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड ये सब बनाते हो। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी से इंडस्ट्री हमने पढ़ ली जहाँ रॉ मटेरियल आप नेचुरल सोर्सेज से लेते हो। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो प्राइमरी से मटेरियल लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। फिर आती है आपकी थर्ड, टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्रीज जो इन दोनों को हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करती है देखेंगे। देखो टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विस देती है। इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प बिजनेस टू मूव स्मूथली। ये बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करती हैं। देखो कोई भी बिजनेस बिना पैसे के नहीं चलता, तो टर्शरी इंडस्ट्री में आ जाते हैं बैंक, जो आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं जब आपकी ज़रूरत होती है। राइट, हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क से आपको कौन रिकवर कराता है, इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये भी आपको हेल्प कर रहा है। कोई भी बिजनेस के बारे में मुझे कैसे पता लगेगा या आपको कैसे पता लगेगा, जब तक मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, लोग उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। कौन कम्युनिकेट करेगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो एडवर्टाइजिंग ये भी आपके बिजनेस में हेल्प कर रहा है हर एक इंडस्ट्री को। ठीक है, प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर को एक दिन पहले चाहिए, तो क्या आप एक दिन पहले ही तैयार करोगे, नहीं, आप बल्क में मटेरियल तैयार करके रखते हो,
फिर उसे तैयार करके आप कहीं ना कहीं स्टोर करते हो, ठीक है। तो स्टोर कहाँ करते हो? वेयर हाउस में। तो स्टोरेज भी एक हेल्पफुल है कि एक जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट रखने के लिए कोई एक ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ उसका प्रोडक्ट तैयार भी रहे प्लस सेफ भी रहे, राइट। तो ये भी आपको हेल्प कर रहा है। प्लस आप बना रहे हो चेन्नई में, चेन्नई में आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो और वो प्रोडक्ट आप बना किसके ले रहे हो? दिल्ली के लिए। आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो दिल्ली के लिए, तो आप यहाँ से लेकर चलोगे दिल्ली तक, तब तक तो वो प्रोडक्ट बहुत टाइम बाद आएगा, तो क्या पता उसकी डिमांड चेंज हो जाए, क्या पता अब लोग उसे पसंद ही ना करें, क्योंकि चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को कम कौन करता है? इस चीज़ को ओवरकम कौन करता है? आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है चेन्नई से प्रोडक्ट को दिल्ली पहुंचाने में कुछ ही टाइम में, राइट। तो ये सारी जो टर्शरी इंडस्ट्रीज हैं ये आपको हेल्प करती हैं आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में, राइट। तो अभी आपने क्या देखा था कि बिजनेस में हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री आपने पढ़ लिया, इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री हमने डिस्कस कर लिया, राइट। उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। फिर अब हम आ जाते हैं कॉमर्स पर। कॉमर्स में क्या था? कॉमर्स में था ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो पहले कॉमर्स का मीनिंग देख लेते हैं। कॉमर्स रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज which are concerned with the transfer of goods and services from the producer to customer। कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो हेल्प करती हैं ट्रांसफ़र करने में गुड्स एंड सर्विसेज जो एक पर्सन तैयार करी, प्रोड्यूसर ने बनाई हैं, उनको फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? आपका कॉमर्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे ही नहीं तो किसी का भी कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट आपको एट द एंड कंज्यूमर ही देंगे। तो कॉमर्स हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज को टाइमली किसके पास पहुंचाने का? कंज्यूमर के पास पहुंचाने का, राइट। इट embraces ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो गुड्स के फ्री फ्लो में हेल्प करती हैं, यानी फ्री फ्लो यानी ईजिली गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, एक प्रोडक्शन वाले जो इसने प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट उसके पास से अल्टीमेट बायर तक पहुंच सकें गुड्स, राइट। तो कॉमर्स हेल्प करता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी तरह का बैरियर को ये रिमूव करता है, राइट। अब आगे देख लेते हैं इसका रोल। कॉमर्स का क्या रोल होता है? देखो, कॉमर्स हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है, ठीक है। तो वो रिमूव करता है इन सारे हिंड्रेंसेस को, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इन्फॉर्मेशन। और इन्हें ये रिमूव किसकी मदद से करता है? इन सब की मदद से। इट मीन्स एक बिजनेस में जितने भी हिंड्रेंसेस यानी रुकावटें आती हैं उन सब को कॉमर्स दूर करता है। कैसे? देखो, पहला है आपका हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। पहला है आपका हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी जैसे कि मैंने कहा एक प्रोड्यूसर है जो आपका कहाँ बैठा है? चेन्नई में बैठा है, और बायर है जो आपका बैठा है दिल्ली में, ठीक है। बायर आपका दिल्ली में है और आपका प्रोड्यूसर चेन्नई में है, ठीक है। तो ये दोनों लोग आपस में मिलना तो असंभव सा हो जाएगा, या तो कभी दिल्ली वाला चेन्नई आए या कभी चेन्नई वाला दिल्ली जाए, उससे पहले तो मिल नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर कॉमर्स ने क्या किया? यहाँ पर उन्होंने लेकर आया ट्रेड, ठीक है। ट्रेड में उन्होंने क्या किया कि एक प्रोडक्ट पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर अल्टीमेट बायर के नियर बाय शॉप पर अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, कि वो अपने घर के पास की किसी भी शॉप से उस प्रोडक्ट को खरीद पा रहा है जो कहाँ बन रहा है? चेन्नई में। ये किसकी मदद से हो पा रहा है? ट्रेड की मदद से, राइट। तो ट्रेड ने हेल्प किया दोनों पर्सन्स को, प्रोड्यूसर को भी और बायर को भी। प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बेच पा रहा है और बायर उसे अपने नियर बाय एरिया में खरीद पा रहा है, राइट। फिर आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जैसे कि हमने बताया कि अगर चेन्नई में है, एक ही एग्जांपल लेकर चलो, चेन्नई और दिल्ली, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 2 दिन में ही आपका 2 डेज में ही वो खराब हो जाएगा, तो इज़ इट पॉसिबल कि चेन्नई से दिल्ली आप उसे किसी भी गाड़ी में या किसी बैलगाड़ी टाइप में लेकर जाएं? ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, और पैदल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए आया आपके पास ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ने हेल्प किया, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन ने हेल्प किया कि आप किसी भी प्रोडक्ट को कितना भी दूर हो कोई जगह, ठीक है, वहाँ पर वो अवेलेबल करा दिया जाएगा डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। फिर आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम के इसको इन्होंने कैसे रुकावट को दूर किया? देखो, एक प्रोडक्ट 1 मार्च को तैयार हुआ, ठीक है। 1 मार्च को अगर कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ तो सारा का सारा प्रोडक्ट 1 मार्च को ही बिक जाएगा?
ये तो पॉसिबल नहीं है। बल्क में आपने आइटम तैयार किया, सारा माल 1 मार्च को तो नहीं बिक सकता। सपोज वो अगले 6 महीने में बिका, 1 मार्च को तैयार हुआ, वो अगले 6 महीने में बिका, 6 मंथ उसे लग गए, तो 6 मंथ तक का सारा सामान कहाँ रखा जाएगा? ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन में वो माल खराब ना हो, ये जो 6 महीने का गैप हो गया, इसमें वो माल खराब ना हो, वेस्ट ना हो, किसी भी तरह से उसे कोई हानि ना पहुंचे, उसके लिए हमने क्या किया, उसे एक सेफ जगह पर रखा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वेयर हाउसिंग। हमने उसे बिल्कुल सही जगह पर रख दिया कि वो सेफ भी है, और जब जब उसकी डिमांड आती है तब तब हम उसे वहां से लेकर सेल कर रहे हैं, राइट। फिर आ जाता है दूसरा, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जैसे कि मैंने कहा, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है, ठीक है। अब अगर मैं उस रिस्क को स्टार्टिंग में ही कवर कर नहीं चलूंगी, तो कभी ना कभी मुझे इतना तगड़ा लॉस हो जाएगा कि मैं उससे रिकवर ही नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। बिजनेस में लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम उस रिस्क को कवर करके चलें। और उस रिस्क को कौन कवर करके चलता है? आपका इंश्योरेंस, ठीक है। जब तक एक प्रोडक्ट अल्टीमेट बायर तक ना पहुंच जाए, तब तक वो रिस्क में होता है, ठीक है। देखो, प्रोड्यूसर ने यहाँ से माल भेजा वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, शिप के थ्रू माल जा रहा है, शिप के थ्रू माल जा रहा है अब आपका, और अब आपका शिप क्या हो गया? डूब गया, तो आपका माल भी डूब गया, बायर तक पहुंचा नहीं, तो बायर आपको पैसे देगा नहीं, ठीक है। आप ही का माल है, नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए क्या किया गया? इंश्योरेंस लाया गया, जो आपके प्रोडक्ट को इंश्योर कर रहा है कि हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट डूब भी जाता है, तो अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो आपके लॉस की रिकवरी कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी, राइट। फिर आ जाता है आपका हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस क्या कहता है? जैसा कि कहा गया है कि हर एक बिजनेस, सारी चीज़ें थोड़ी कम चल जाएंगी, लेकिन पैसा थोड़ा कम नहीं चलता, नहीं चलता। उसके बिना आप कुछ भी, जब आप रॉ मटेरियल ही नहीं परचेस कर पाओगे, तो फाइनल प्रोडक्ट कहाँ से तैयार करोगे? तो पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हर एक बिजनेसमैन के पास इनफ पैसा होता है एक बिजनेस को चलाने के लिए? ठीक है, एक बिजनेस को चलाने के लिए हर एक बिजनेसमैन के पास इनफ पैसा नहीं होता, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? लोन लेते हैं, ठीक है। लोन कहाँ से लेंगे? वो बैंक से लोन लेंगे, ठीक है, फाइनेंसिंग हाउस से लेंगे, मतलब जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस है, उनसे आप लोन लोगे, ठीक। तो ये आपको हेल्प करते हैं। फिर आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, कोई प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो मुझे तो ख्वाब आएगा नहीं, और ना ही आपको ख्वाब आएगा कि भाई वो प्रोडक्ट तैयार हो गया है और हमें वो परचेज करना है, राइट। किसी को भी नहीं आता। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसे कैसे लोगों तक पहुंचाएगा? तो ये एक तरह की दिक्कत है, और बहुत बड़ी दिक्कत है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो उस चीज़ को दूर किसने किया? एडवर्टाइजिंग ने। उस चीज़ को दूर किसने किया? एडवर्टाइजिंग ने दूर किया, कि आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू प्रिंट मीडिया। बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने लिए, जिसके ज़रिए इन्होंने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि हाँ, ये एक प्रोडक्ट तैयार हुआ है, इसमें ये क्वालिटी है, आप परचेज कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये किसने ठीक किया? कॉमर्स ने। कॉमर्स ने सारे हिंड्रेंसेस रिमूव किए इन सब के थ्रू, राइट। अब देखो, कॉमर्स की 2 टाइप की एक्टिविटीज़ थी, हमने पहले ही डिस्कस किया कि कॉमर्स की 2 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, एक है ट्रेड और एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, राइट। तो सबसे पहले हम ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड क्या है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसमें आप क्या करते हो? बाय करते हो गुड्स, और फिर उसे सेल करते हो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी आपने पहले कहीं से इसे खरीदा, फिर आपने इसे आगे किसी को सेल कर दिया, जिसके बदले में आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ट्रेड क्या रेफर करता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक। अब ट्रेड के भी कई टाइप हैं। देखो, जैसे अगर आपको कोई सामान खरीदना है, तो आप कहाँ जाते हो? अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो आप या तो आप अपनी नियर बाय शॉप से खरीद सकते हो, जो आपके घर के बिल्कुल पास है, राइट। या आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो सदर, ठीक है, होलसेल मार्केट में आप जाते हो। और दिल्ली के लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा सदर, कि सदर कहाँ है, ठीक है, क्योंकि वो लोग मोस्टली अपना सामान लेने वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपको होलसेल रेट पर मिल जाता है। अभी से डिस्कस करते हैं, के पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका इंटरनल ट्रेड। देखो, इंटरनल ट्रेड जो आपके इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर जो हो रहा है, वो आपका है इंटरनल ट्रेड, राइट। तो टेक प्लेस विद इन अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो कंट्री के अंदर ही हो रहा है, इसे भी 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड जहाँ पर आप लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स परचेज करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, और आप
जो रिटेल ट्रेड है उससे कम रेट पर आप परचेज करते हैं, ठीक है। रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। अ होलसेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू डीलर्स, ठीक है। देखो, एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से सामान किसने लिया? होलसेलर ने। होलसेलर से सामान किसने लिया? रिटेलर ने। और रिटेलर से सामान किसने लिया? आपने, बायर ने। देखो, प्रोड्यूसर बहुत सारी गुड्स बनाता है, एक बायर के लिए पॉसिबल नहीं है इस तक पहुंचना, तो सबसे पहले इसके पास कौन पहुंच गया? होलसेलर, कि मैं आपसे गुड्स परचेज करूंगा और बहुत सारी गुड्स परचेज करूंगा, ठीक है। इसने बहुत सारी गुड्स परचेज कर ली, ठीक है। उसके बाद भी बायर भी इसके पास नहीं पहुंचा, इसके पास कौन पहुंचा? रिटेलर, कि मैं आपसे स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स परचेज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद बायर किसके पास पहुंचता है? रिटेलर के पास। यानी प्रोड्यूसर से सामान आया होलसेलर के पास, होलसेलर से सामान आया रिटेलर के पास, और रिटेलर से सामान आया आपका बायर के पास, राइट। तो यहाँ पर होलसेल ट्रेड जिसमें आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हो, ठीक है। प्रोड्यूसर से होलसेलर सामान लेता है और आगे वो डीलर्स को सेल कर देता है। रिटेल ट्रेड में आप बाय करते हो गुड्स एंड सर्विसेज स्मॉल क्वांटिटीज में, ठीक है। अल्टीमेट कंज्यूमर को आप गुड्स सेल कर रहे हो तो आप स्मॉल क्वांटिटीज में ही डील करते हो, ठीक। फिर आ जाता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। दोनों के बीच में ट्रेड होगा, तो इंडिया की गुड्स पाकिस्तान में सेल की जा सकती हैं और पाकिस्तान की गुड्स इंडिया में, ठीक है। तो ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इंपोर्ट का क्या मतलब है? आप कहीं किसी कंट्री से गुड्स को मंगा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इंडिया में हैं और आप किसके प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं? आप अमेरिका से प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, ठीक, खरीद रहे हैं आप उनसे प्रोडक्ट, ठीक है। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, आपने अमेरिका से गुड्स परचेज करी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इंपोर्ट। फिर वहीं आ जाता है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड, जिसमें आपने सेल किया दूसरी कंट्री को, जिसमें इंडिया ने सेल किया किसको? इंडिया ने सेल किया पाकिस्तान को कोई भी अपनी गुड्स, राइट। तो ये आपका कहलाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। तो इंपोर्ट जिसमें आपने परचेज किया दूसरी कंट्री से, और एक्सपोर्ट जिसमें आपने सेल किया दूसरी कंट्री को। फिर आ जाता है आपका एंटरपोर्ट, इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है। वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री। देखो, जहां पर आप गुड्स किसी जगह से परचेज करते हो, ठीक है, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए। देखो, एक ये इंडिया है, ठीक है, ये बीच में है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अमेरिका से, ठीक है, इन्होंने अमेरिका से गुड्स परचेज करी, इंपोर्ट किया, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद इन्होंने उसे किसे दे दिया? नेपाल को सेल कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। इंडिया ने अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट करी और फिर उसे नेपाल को क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक। तो इसमें क्या हुआ? दोनों ही फंक्शंस इन्वॉल्व हो गए, इंपोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ और एक्सपोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है इंटरपोर्ट, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखो, जो आपने टर्शरी इंडस्ट्री पढ़ा था, टर्शरी इंडस्ट्री सिमिलर है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के। टर्शरी इंडस्ट्री हेल्प कर रहा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हेल्प करता है ट्रेड को। काम दोनों का सेम ही है, उसी टाइप की फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। डिस्कस कर लेते हैं इन्हें। देखो, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस, जो बहुत सारी रुकावटों को दूर करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाती हैं, जो अभी हमने डिस्कस की भी थी, राइट। तो किस टाइप की? वो सारी प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गुड्स को प्रोडक्शन के टाइम पे या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जितनी भी हिंड्रेंसेस आती हैं, वो कौन रिमूव करता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? फर्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड टेक प्लेस एट वन। देखो, गुड्स जैसे कि हमने बताया, चलो इस बार बेंगलोर का एग्जांपल लेते हैं। बेंगलोर में गुड्स बन रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? बेंगलोर में। और एक ही एरिया में तो उन्हें सेल नहीं करना, उन्हें दिल्ली में भी सेल करना है, उन्हें मुंबई में भी सेल करना है, उन्हें गुजरात में भी सेल करना है, इतने सारे एरिया में उन्हें सेल करना है, ठीक है। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इतनी सारी जगहों पर आप गुड्स अवेलेबल नहीं करा सकते ईजिली। बेंगलोर में आप प्रोडक्शन करें तो बेंगलोर में तो फिर भी करा सकते हो, बट डिफरेंट स्टेट्स में प्रोवाइड कराने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? ट्रांसपोर्टेशन की, राइट। तो यहाँ पर द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्विस। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ने आपका क्या किया? सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका क्या करता है?
इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो, एक यहाँ पर प्रोड्यूसर है, ठीक है, यहाँ पर होलसेलर है। होलसेलर को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके पास प्रोडक्ट तैयार हुआ या नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन वो कैसे लेगा? होलसेलर बार बार प्रोड्यूसर के पास आएगा तो नहीं, कम्युनिकेशन के थ्रू वो उससे कंफर्म करेगा कि आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ या नहीं, हो गया है तो मुझे उसका इतना ऑर्डर चाहिए, राइट। तो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर। इन सब के बीच में कम्युनिकेशन हेल्प करता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में, ठीक है। बायर रिटेलर को बताएगा कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, रिटेलर उसी बात को होलसेलर को बताएगा कि सर ये कमी है, फिर उसके बाद जाकर कहीं प्रोड्यूसर को पता लगेगा कि मुझे अपने प्रोडक्ट में ये चीज़ें ठीक करनी होगी क्योंकि इसकी कंप्लेंट आ रही है। ये किसके थ्रू पता लगा? कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट है फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है इसमें, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिजनेस नीड्स फंड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। हर एक बिजनेस को फंड्स की ज़रूरत होती है, असेट्स परचेज करने के लिए या आपके परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस, डेली बेसिस पे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं और ज़रूरी नहीं है हर बिजनेस के पास इतना इनफ फंड हो, ठीक है। तो वो उसे कहीं ना कहीं से बोरो करते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस उनको हेल्प करता है ईजी लोन्स दिलाने में, राइट। फिर आ जाता है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है? इट प्रोवाइड अ कवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स, कि आपको गुड्स का लॉस ना हो उसके लिए आपको कवर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यह आपको किस टाइप्स के लॉस से प्रोवाइड करता है? चोरी हो गई आपके यहाँ सामान की, आपने प्रोडक्ट तैयार किया उसमें आग लग गई, या कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक या फ्लड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करी, जितनी भी गुड्स हैं, अगर आपने उनका इंश्योरेंस करा लिया तो वो क्या हो गई? सेफ हो गई। उनका लॉस कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, राइट। फिर आ जाते हैं आपका वेयर हाउसिंग पर। वेयर हाउसिंग क्या है? देयर इज जनरली अ टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है जहां आपने प्रोडक्शन किया और कब लोग उस चीज़ को कंजम्पशन करेंगे, उसमें बहुत गैप होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि 1 मार्च को प्रोडक्ट तैयार हुआ है तो 1 मार्च को तो बिकेगा नहीं, इट विल टेक टाइम, 6 महीने ले या 1 साल, वो पता नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर उसे किस हिसाब से एक्सेप्ट करेगा वो आपको कंफर्म नहीं है। तो आपको क्या करना होता है? आपको अपने प्रोडक्ट को सेव करके रखना होता है उस टाइम तक जब तक उसकी डिमांड अच्छे से नहीं आती, ठीक है, जब तक वो पर सेल नहीं हो जाता। तो उसके लिए आपको हेल्प करता है क्या? वेयर हाउसिंग। बहुत सारे वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है, जो आपके गुड्स को स्टोर करते हैं, ठीक। तो ये स्टोरिंग द गुड्स इन वेयर हाउस फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम दे आर डिमांडेड बाय कस्टमर, यानी जब आपने प्रोड्यूस कर लिया तब से लेकर जब तक कस्टमर उसकी डिमांड नहीं करता तब तक आप उसे कहाँ सेफली रखते हैं? वेयर हाउसेज में, राइट। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में आप करते हैं, देखो, इंफॉर्मेशन पहुंचाना लोगों तक, ठीक है, लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना एडवर्टाइजिंग का काम है। एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर। आपके गुड्स एंड सर्विसेज की नॉलेज आपके पास, बायर के पास कौन पहुंचाता है? एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो आप जो अपने अपने घरों में बैठे हैं उन्हें कैसे पता लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है? उन्हें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता लग रहा है। न्यूज़पेपर में कई तरह की ऐड आती हैं, आपके मोबाइल में कई तरह की ऐड आती हैं, टीवी में आती हैं नंबर ऑफ एड्स, तब जाके आपको पता लगता है कि हाँ ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया या इस टाइप की नई सर्विस भी अवेलेबल है, राइट। इट इज़ थ्रू एडवर्टाइजिंग दैट द कस्टमर कम टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट के बारे में और उसके यूज़ के बारे में आपको कौन बताता है? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे आपके ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बिजनेस रिस्क। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं, या आप कोई भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं, किसी भी तरह का फीडबैक वीडियो से रिलेटेड, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब डिस्कस करते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? देखिए, देखो, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉस। बिजनेस रिस्क वो कंडीशन हो जाती है जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि या तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो या इवन आपको लॉस सफ़र करना पड़े, ठीक है, लॉस भी हो सकता है। और ये सब किन वजह से होता है? ये सब होता है कुछ अनसर्टेनिटी और कुछ ऐसे इवेंट्स जिनके बारे में आप पहले से प्लान नहीं कर सकते, जो आपको, जिन्हें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से आपके बिजनेस में लॉस होता है। जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट आज तैयार कराया, ठीक है, आपने आज की नीड के अकॉर्डिंग उसे तैयार कराया,
कल को उसकी डिमांड अगर ज़ीरो हो गई, उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट तो वेस्ट हो गया, उसे कोई परचेज नहीं करेगा। ठीक है, अब सिर्फ उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको मिलेगी, तो वहाँ आपको ह्यूज लॉस सफ़र करना पड़ सकता है, राइट। दूसरा हो सकता है आपका प्रोडक्ट तैयार था या वो किसी भी तरह से डैमेज हो गया, ठीक है, आग लग गई, चोरी हो गई, ठीक, या कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटीज़, अर्थक्वेक, फ्लड, ये बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जो आपको रिस्क दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं बिजनेस रिस्क। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क किस नेचर के होते हैं? देखो, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में क्या है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क आपके अनसर्टेनिटीज की वजह से आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपको फ्यूचर का पता लगने चले जाए तो मैं ही आपके पास सबसे पहले आऊँगी कि मुझे मेरा फ्यूचर जानना है, राइट। तो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लोगों के प्रेफरेंस कैसे बदलने वाले हैं, या क्या स्कीम्स चेंज होने वाली हैं, क्या पॉलिसीज चेंज होने वाली हैं जो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं हिट कर सकती हैं। ठीक है, तो वो नेचुरल क्लैमिटीज़ हो सकती हैं, चेंज इन डिमांड हो सकती है, या लोग प्राइस चेंज हो गया, या स्ट्राइक हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज़ ही धरना देकर बैठ गए जी हम नहीं बना रहे कुछ भी। ठीक है, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से ही बिजनेस रिस्क होते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका रिस्क इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। आप छोटा बिजनेस करें, बड़ा बिजनेस करें, किसी भी तरह के बिजनेस में बहुत सारा रिस्क रहता ही है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, कोई बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकता कि वो 0% रिस्क के साथ काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस वेरी करता है, छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क है, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, लेकिन आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, राइट। फिर है आपका डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। रिस्क कितना है किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस के साइज पर। अभी हमने डिस्कस किया लेवल ऑफ रिस्क इज लोअर फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, कम रिस्क होगा स्मॉल स्केल के। देखो, जिसने कैपिटल ही 10,000 लगाई है, ठीक है, 10,000 के पैसे लगाया तो रिस्क कितने का होगा? ज़्यादा ज़्यादा 10,000 का। और जिसने 10 करोड़ लगा रखे हैं तो उसका रिस्क 10 करोड़ का होगा। तो इट्स ऑब्वियस, छोटा व्यापारी है तो कम रिस्क होगा, बड़ा व्यापारी तो ज़्यादा रिस्क होगा, राइट। फिर आ जाते हैं प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, ये टैग लाइन है आपकी फेमस कि जितना ज़्यादा आप रिस्क करेंगे, जितना मोर रिस्क मोर गेन, राइट। तो अ बिजनेस गेट प्रॉफिट एज रिटर्न फॉर अंडरटेकिंग रिस्क। बिजनेस को प्रॉफिट तभी मिलता है जब वो रिस्क के साथ चल रहा होता है। ठीक है, ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। ज़्यादा आप रिस्क लोगे, ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट के चांसेस होंगे। अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या कारण हैं? ठीक है, तो पहला है आपका नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज यानी जो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से होता है, अर्थक्वेक, फ्लड, ठीक है, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपका बिजनेस नहीं, लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों की लाइफ का हैवी लॉस होता है। इस टाइम पे आपके देश में नेचुरल कॉज के तौर पर कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो कोरोना में लोगों की लाइफ तो अफेक्ट हो ही रही है और लोगों के बिजनेस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लोग फाइनेंशियली भी इससे बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है नेचुरल कॉज के आने पर, और सिर्फ आपके बिजनेस का नहीं होता, पूरे नेशन का होता है, राइट, जिसका लाइव एग्जाम्पल हम आजकल देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज में क्या है कि एक ह्यूमन जो आपके लिए एक रिस्क की तरह एक्ट करे, एक बिजनेस के लिए जब एक ह्यूमन रिस्क की तरह एक्ट करता है तो वो ह्यूमन कॉजेज में आ गया। ठीक है, इट इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी। ठीक है, डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसऑनेस्ट हैं या वो आपके काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपने किसी एम्प्लॉय को ट्रस्ट किया और उसके ऊपर आपने काम सौंपा और उसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। ठीक है, केयरलेसनेस की वजह से किसी की छोटी गलती आपके बिजनेस को भारी पड़ गई। ठीक है, स्ट्राइक्स, उन्होंने किसी ना किसी वजह से अपनी कुछ ऐसी डिमांड्स की वजह से उन्होंने काम करने से मना कर दिया एम्प्लॉयज़ ने कि, और अगर एम्प्लॉयज़ 1 या 2 दिन प्रोडक्शन रोक देते हैं तो वो ह्यूज लॉस माना जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, राइट्स, किसी तरह के दंगे या मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आ जाते हैं जो यहाँ पर ह्यूमन जो होते हैं ना वो आपके लिए एक रिस्क बन जाते हैं कि आपने जिन्हें हायर किया वही आपके लिए एक रिस्क की तरह एक्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं? दे आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर चांस होते हैं लॉस के मार्केट कंडीशन की वजह से। मार्केट कंडीशन बहुत मैटर करता है, उसमें ज़रा सा चेंज आपके बिजनेस को हैवी लॉस दे सकता है। फॉर एग्जांपल
फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइस, कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी तो आजकल रातों रात चेंज हो रही है। आपने 2G से शुरू किया, 2G के बाद आप 3G पे आ गए हैं, फिर आप 4G पे इस टाइम चल रहे हैं, और आप आने वाली जनरेशन 5G का भी वेट कर रही है, और इस पर इवन लोग वर्क भी कर रहे हैं, राइट। तो अब जिसने 3G का मैटर कर रहा, 3G पे बिजनेस जो कर रहा था, ठीक है, वो 5G में जाने के लिए उसे क्या चाहिए, हैवी अमाउंट चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्क हो रहा है कि अचानक से टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइस, किसी भी चीज़ की डिमांड अचानक से बढ़ जाना या घट जाना, दोनों ही आपके लिए अफेक्ट करते हैं। देखो, एक तो ये कंडीशन हुई कि आपके पास कोई प्रोडक्ट आपने सोचा था कि आप तैयार करोगे, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपको ये लगा कि फ्यूचर में इसकी डिमांड नहीं है, और अचानक से उसकी डिमांड में हाइक हो गई, अचानक से उसकी डिमांड बढ़ गई, तो अब आपको अफसोस होगा कि मैंने क्यों नहीं बनाया। दूसरी चीज़, आपने कोई चीज़ तैयार कर ली और अचानक से उसकी डिमांड गिर गई। इसका एक एग्जाम्पल हो, जितने भी इस टाइम पर, जो इस टाइम करंट सिचुएशन है, जितने भी लोगों का बिजनेस था होटल से रिलेटेड, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे होटल से रिलेटेड, ठीक है, अब उनकी जो डिमांड थी इस टाइम पर बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि सिचुएशन लॉकडाउन की थी, कोई कहीं जा ही नहीं रहा था, प्लस पेंडेमिक की वजह से आने वाले काफ़ी टाइम तक लोग कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, लोग कहीं जाएंगे नहीं, तो होटल्स की डिमांड इस टाइम क्या है, ज़ीरो है। तो होटल के जितने भी बिजनेस वाले हैं उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये कैसा लॉस है, आपका इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक कॉज की वजह से होने वाला लॉस है, राइट। नेक्स्ट है आपका फिजिकल कॉज। देखो, मैकेनिकल डिफेक्ट ऑफ फेलियर में ऑल्सो लीड टू लॉसेस। किसी भी तरह का मैकेनिकल डिफेक्ट हो जाए या फेलियर हो जाए, ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ा लॉस होता है। बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, ठीक है, और मशीन में कॉज डेथ और डिस्ट्रक्शन। अभी रिसेंट एग्जांपल आपने सुना होगा कि कोई गैस लीक हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे, ठीक है, डेथ भी हुई थी कई लोगों की, राइट। प्लस भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है, वहाँ पे गैस लीक की वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी उस टाइम पर हुई थी, राइट। तो ये भी आपके बिजनेस रिस्क का एक कारण है, ठीक। अब इन सब कॉजेज़ के अलावा जो भी ऐसा चीज़ है जो आपके बिजनेस को रिस्क में डाल सकता है, वो आपके किस में आ जाते हैं, अदर कॉजेज़ में, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, ये सारे आपके किसका पार्ट आ जाते हैं, अदर कॉजेज़ का पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस यानी आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसकी वजह से आपके जो लोग हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, राइट। आपकी पॉलिटिकल कंडीशन जो है कंट्री की वो स्टेबल नहीं है, तो भी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट। तो वो भी आपके बिजनेस को रिस्क में डाल सकती हैं। तो ये थे आपके कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस में रिस्क किन किन कारणों की वजह से होता है, राइट। अब यहाँ पे बिजनेस रिस्क के बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, देखो अभी तक आपने बिजनेस का मीनिंग समझ लिया, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है वो समझ लिया, उसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, कौन आपको हेल्प करेगा बिजनेस में, सब समझ लिया, ठीक है। अब अगर आपका मन कर गया हो कि आपको बिजनेस ओपन करना है, तो वो करना भी सीख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्केल और साइज ऑफ बिजनेस, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है बिजनेस ओपन करने से पहले, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने सोच लिया कि आपको बिजनेस खोलना है, तो आप ये सोचेंगे कि आपको किस साइज का बिजनेस खोलना है, ठीक है। आफ्टर डिसाइडिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, द बिजनेसमैन मस्ट डिसाइड वेदर ही वांट टू सेट अप अ लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल बिजनेस। सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक पेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करनी है, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आप स्मॉल स्केल पे ओपन करें या लार्ज स्केल पे, राइट। फिर है आपका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप छोटा बिजनेस खोलेंगे या बड़ा बिजनेस, राइट। फिर आप ये डिसाइड करेंगे आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी फॉर्म की होनी चाहिए। आप सिंगल खोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, या आप किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप में खोलेंगे, या आप जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपके बिजनेस की लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। प्लेस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये सोचो कि आप अपने घर के पास या जो भी प्लेस मुझे खाली मिल जाएगा, जो मुझे सस्ते रेट पे मिल जाएगा, मैं वहाँ बिजनेस ओपन करूँगी, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। आप एक ऐसी जगह चूज़ करते हैं, सपोज आपने लोकेशन चूज़ करी, तो उस लोकेशन को चूज़ करने के पीछे आप ये सोचते हैं कि आपको रॉ मटेरियल पास में मिल जाए, आपको वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिल जाएं, ठीक है, वहाँ पर आपको लेबर चीप मिले, ठीक है, मटेरियल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आप ये सोचते हो कि जहाँ भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो उसके आसपास ही हो, प्लस वो मार्केट से इतनी भी ज़्यादा दूर ना हो कि वहाँ तक सामान पहुँचाना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल वहाँ अवेलेबल हो जाए,
आपको लेबर वहाँ चीप मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो वहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखकर तब आप एक प्लेस डिसाइड करते हैं कि आपको अपना बिजनेस कहाँ ओपन करना है, राइट। फिर है आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। आपके बिजनेस में आप कितना पैसा लगाएंगे इनिशियल स्टेज पर। द बिजनेसमैन मस्ट एनालाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही माइट रिक्वायर टू बाय फिक्स असेट्स एंड फॉर वर्किंग कैपिटल, कि वो इनिशियली कितना पैसा लगाएगा फिक्स असेट्स में, कि उसे जो जो मशीनरीज परचेज करनी है या लैंड जो भी लेना है, ठीक है। फिर कितना पैसा वो वर्किंग कैपिटल के तौर पर अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए लेंगे, जो उन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डेली रन करने के लिए चाहिए, राइट। तो इसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि आपको कितने फंड्स की नीड है। फिर है आपका फिजिकल फैसिलिटीज़। आप ये डिसाइड करते हो कि आपको आपके बिजनेस में किस टाइप की मशीनरीज चाहिए, कैसे आपको बिल्डिंग चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है। मतलब उसे सही तरीके से चलाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आ जाती है वो आप डिसाइड करते हो। तो वो आता है आपका फिजिकल फैसिलिटीज़ का पार्ट, कि उसे रन करने के लिए आपको किन किन फिजिकल मटीरियल्स की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो ये डिसीजन आपका डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, क्या उसका साइज़ है, क्या उसका टाइप है, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करेगा। फिर आ जाता है आपका प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट में क्या होता है, मशीनरीज और इक्विपमेंट जो आपके बिजनेस को चाहिए, ठीक है। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। देखो फिजिकल फैसिलिटीज़ में आपकी सारी चीज़ें आ गई। आप एक बिजनेस ओपन करोगे तो आपको मशीनरी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ के बैठने के लिए आपको टेबल्स भी चाहिए, उनको काम करने के लिए आपको कंप्यूटर भी चाहिए, ठीक है। उनके बैठने उठने के लिए आपको एक कैंटीन भी चाहिए, वॉशरूम्स भी चाहिए। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ में तो सब आ गया। प्लांट लेआउट में वो मशीनरीज आ गई और इक्विपमेंट आ गए जो आपको बेसिकली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप डिसीजन लोगे कि आप किस टाइप की मशीनरी परचेज करोगे। फिर आ जाता है आपका कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, ठीक है। देखो आपने बिजनेस ओपन कर लिया तो वहाँ आप सिर्फ अकेले काम तो नहीं करोगे, आपको बहुत अदर एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे। तो आप क्या करोगे, आप कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स जो डेडिकेटली आपके लिए काम करे, ठीक है, जो स्किल्ड हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आपको अनस्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है। लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड भी चाहिए होती है, अनस्किल्ड भी चाहिए होती है, मैनेजर स्टाफ भी चाहिए होता है अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो अब आप डिसाइड करोगे कि कितनी वर्कफोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत है और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत है, आप उन्हें हायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर है टैक्स प्लानिंग। देखो आप किसी भी कंट्री में बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि वहाँ किस टाइप के टैक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ टैक्स लॉज होती हैं हर एक कंट्री में, हर एक कंट्री का अलग अलग तरीका है। तो सबसे पहले आप उसे एनालाइज करोगे, ठीक है, क्योंकि यह आपके बिजनेस को बहुत अफेक्ट कर सकती है अगर आपने इसे सही तरीके से डील नहीं किया तो, राइट। फिर आ जाता है, देखो आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया आप अपना बिजनेस बड़ा बनाएंगे छोटा बनाएंगे, ये डिसाइड किया कि आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करेंगे, ठीक है, कहाँ वो सिचुएटेड होगा, कितना फंड उसमें लगाएंगे, कितनी मशीनरी कितने इक्विपमेंट वहाँ चाहिए, ठीक है। फिर कितनी एम्प्लॉय की आपको ज़रूरत है, टैक्स प्लानिंग भी आपने कर ली। जब इतना सब कर लिया तो आप बिजनेस खोल ही लेते हैं, है ना। तो सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज, लास्ट में आपने क्या किया, आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आपने मेंशन कर लिए, डिस्कस कर लिए केयरफुली, तो आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, विच वुड मीन मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज एंड कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पर आपने क्या करा, आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया, ठीक है। अब आपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए, ठीक है, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया। जैसे ही आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया अब आप लायबल हो, अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो अब आपको पता लग गया कि आपको बिजनेस कैसे ओपन करना है, ठीक। यहाँ आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फॉर्म है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।